किसी को अगर मेरे फील्ड में आना है देन मैं यही बोलूंगा कि दे शुड हैव ए वेरी स्ट्रांग मेंटालिटी बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिजेक्शन एंड एक ना रूटीन सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं जब शूट नहीं करता हूँ देन आल्सो आई हैव ए वेरी गुड रूटीन. तो मेरे को मॉर्निंग में उठ के आई डू सम ऑफ द थिंग्स, आई वर्क ऑन माय वॉइस, आई रीड, आई मेडिटेट, आई ट्राई टू मेडिटेट. मैं थोड़ा उसमें रेगुलर हूँ लेकिन आई ट्राई. तुम्हारा रूटीन सेट बिकॉज क्या है कि जब तुम शूट कर रहे हो इट्स अ ब्लेसिंग. When you are shooting that you should be grateful that you are working, but when you are not shooting then that is the time you are actually growing. People try to copy someone, try to become someone when they start out in this field या कुछ भी करना होता है they try to become someone else ताकि सोचते हैं कि उससे उनको काम मिल जाएगा. लेकिन the main thing is that you have to be honest with yourself and you have to bring out the best in yourself. क्योंकि ना यहाँ पे एक्टिंग में ऐसा होता है कि हर एक जो इंसान जो एक्ट कर रहा है ना they bring their own element. शाहरुख खान इसलिए बिकॉज वो शाहरुख खान है, समझ रहे हो. तो हर सेलिब्रिटी का कैरेक्टर. अब मैं सोचता था कि मैं जब यहाँ पे नया आया था आई वांट टू बी लाइक शाहरुख खान. नो आई कांट बी. आई कैन बी ज़िशान अली ओनली बट आई हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ ज़िशान अली. तो ये चीज मैं बहुत लेट सीखा. मतलब मेरे को 4-5 साल लगे ये चीज सीखने को कि तुम अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो और अपने आप को ही लेके आओ सीन में. हेलो एवरीवन, मैं कृति और मेरी दोस्त और आपकी होस्ट अंकिता के साथ एक और एपिसोड लेके आए हैं न्यू एरा बॉन्ड्स का. जिससे पहले मैं आज अपने स्पेशल गेस्ट से मिलवाऊं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके वीडियोस देखने हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करने हैं. अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस में थोड़ी सी सच्चाई, थोड़ा सा इंस्पिरेशन और थोड़ी लर्निंग है. आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो एक यूथ आइकन है और जैसा कि हम स्कूलिंग के बाद डिसाइड करते हैं कि हम सबको एक स्टेबल करियर ऑप्शन चाहिए, तो ऐसा उन्होंने भी वैसा ही सोचा और सोचा कि चलो मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जो मेरा करियर बहुत स्टेबल रहेगा. पर आगे जाते जाते कैसे उनकी जिंदगी की जो करियर की गाड़ी थी उसने रुख मोड़ लिया और वो जा बैठी एंटरटेनमेंट, मॉडलिंग और एक्टिंग के करियर में. आप सब मेरे से एग्री करेंगे कि हमारे कंट्री में बहुत सारे यूथ ये करियर ऑप्शन के लिए एस्पायर करते हैं और इंस्पायर होते हैं और बहुत सारे अपना करियर बदलते भी हैं या शुरू से ही वो चाहते हैं कि हमको इस फील्ड में जाना है. बट उसकी रियलिटी चेक्स, हमको अपने आप को कितना तैयार करना पड़ता है एक्चुअली में वो ग्लैमरस वर्ल्ड में हमको सस्टेन करने के लिए अपने आप को किस तरीके से तराशना है, ये जानेंगे. तो आज ग्लैमर क्वेश्चन थोड़ा सा कम रखेंगे और रियलिटी और लर्निंग का क्वेश्चन हाई रखेंगे. सो वेलकम जीशान, वेलकम टू द शो. Thank you, Kriti. Thank you so much, Ankita, for having me here in this show. And I look forward to it. This is going to be my first official podcast, which is going to be recorded in this. So I'm pretty much excited for this. And all the best to you guys for doing an amazing work. So, yes, I look forward to this podcast. थैंक यू सो मच. आपने अपना टाइम Yeah. दिया क्योंकि एक्टर्स, मॉडल्स के टाइम स्केड्यूल्स बहुत ही टाइट रहते हैं और बहुत थोड़े से अनसर्टेन भी रहते हैं, तो उसमें आपने हम लोग को Yes. टाइम दिया. थैंक यू सो मच. सो जीशान, सबसे Correct. पहले मैं चाहूंगी कि आप व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए, जीशान के बारे में, और कैसे आपने ये करियर ऑप्ट किया. ओके, सो मैं हूँ जगदलपुर छत्तीसगढ़ से. बहुत लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं है बिकॉज इट्स क्वाइट अननोन. सो पीपल नो जगदलपुर थ्रू बस्तर, क्योंकि बस्तर रीजन इज क्वाइट फेमस और दंतेवाड़ा भी है वहाँ पे दंतेश्वरी मंदिर के लिए जो काफी फेमस है. मेरी स्कूलिंग जगदलपुर से ही हुई थी एंड देन फिर कॉलेज के लिए फिर मैं आ गया था भिलाई. उसके बाद देन आई वांटेड टू डू एमबीए लेकिन फिर वो वर्कआउट नहीं हो पाया. उसके चक्कर में आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब. सो आई मूव टू बैंगलोर. फिर वहां जाके मुझे 2 जॉब मिली थी, एक तो एल&टी इंटीग्रेटेड सर्विसेज और एक था एक्सेंचर. एंड देन आई ऑप्टेड फॉर एक्सेंचर. फिर 3 साल मैंने एक्सेंचर में काम किया एंड मैं तो वैसे 1 साल में ही बोर हो गया था. एंड देन आई रियली वांटेड सम चेंज इन माय लाइफ. जब भी मैं एसआरके की मूवीज देखता था या कुछ भी उससे रिलेटेड मूवीज देखता था तो मुझे लगता था यार आई शुड ऑल्सो गो फॉर दैट. लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वी डोंट हैव रिसोर्सेस इन जगदलपुर. सो यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट. But when it comes to practical implementation, it becomes quite difficult. So बस वो सोच पे ही रह गई थी बात. फिर so while working at Accenture, so I had this opportunity to walk the ramp ताकि ना वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आ पाए. तो वहां पे आई जस्ट वांटेड टू डू सम एक्स्ट्रा करिकुलर. सो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट रैम्प शो एंड आई गॉट
वेरी गुड रेस्पॉन्स लोगों से कि यार यू शुड ट्राई मॉडलिंग, यू शुड ट्राई मॉडलिंग। बोला कि ओके, इतना तो अच्छा नहीं था लेकिन ओके, आई विल थिंक अबाउट इट, जो भी है। तो वहां से फिर देयर वाज एन आइडिया फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि ओके, आई कैन डू समथिंग इन दिस। I decided कि I need to start somewhere. Then I googled it, how to become a model. So what are the steps to become a model? तो सबसे पहले यही लिखा हुआ था कि you have to get your portfolio done, and then you have to send your portfolio to all the agencies, all the coordinators, all the casting directors. You also have to maintain your fitness. तो along with job, it was getting very difficult to do that. तो मैं रात को 8 8 9 9 बजे तक मैं काम करता था ऑफिस में, फिर वहां से डायरेक्टली आई यूज टू गो टू जिम। वहां पे 1.5 घंटे वर्कआउट करके पूरा डाइट वाइट फॉलो करके देन रात के 12 बजे सो के, एंड देन अगेन सुबह मॉर्निंग में वही सब चीज मील प्रेप करके, एंड देन अगेन आई हैड टू गो टू द ऑफिस। तो मेरी वो जर्नी हो गई थी। देन आई सर्च फॉर सम फोटोग्राफर्स इन पुणे कि कौन अच्छे पोर्टफोलियो शूट करता है। देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस गाय कॉल्ड समीर बेलवालकर, हु इज अ वेरी नाइस एंड फेमस फोटोग्राफर इन पुणे। तो उसके साथ मैंने एक डेट फिक्स करी कि यार इस डेट को हम लोग शूट करेंगे, मतलब 1.5 महीने के बाद की डेट लिया था ताकि आई विल बी मोर सीरियस अबाउट माई वर्कआउट रूटीन और जो भी है। तो so I did that. The moment I got my portfolio done, I started sending this images to random photographers who I added on Facebook. Then एक फोटोग्राफर था, उसने कुछ देयर वाज सम रिक्वायरमेंट फॉर मैंडेट मेल सुपर मॉडल हंट के लिए कंटेस्टेंट देख रहे थे। ओनली देवर ओनली 2 people whom they called for the second round। बाकी जिन लोगों को उन लोगों को लेना था वो लोग ले चुके थे। तो फिर मैं सेकंड टाइम इंटरव्यू के लिए गया था, देन दे सेलेक्टेड मी इन द टॉप 10। एंड फिर मैं लीव विदाउट पे लेके आई वेंट टू मुंबई, आई मूव टू मुंबई। देन आई पार्टिसिपेटेड इन दैट कॉम्पिटिशन, एंड लकीली आई गॉट सेकंड इन दैट कॉम्पिटिशन। सो विच आफ्टर दैट विच आई थॉट कि यस आई माइट डू समथिंग इन दिस एंड आई हैव टू गिव प्रॉपर टाइम इन दिस। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई थी। मैं सुन रही थी आपको, आपने बोला ना एमबीए करना था, नहीं किया या नहीं लिया, मैंने नहीं चूज किया। तो मुझे ऐसे लगता है हम्म। ना, जब भी कुछ बहुत अच्छा हम सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं हुआ, तो उसके पीछे हम्म। शायद उससे भी अच्छा होने के कुछ रास्ते होते हैं, मुझे ऐसा यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। डेफिनेटली। सो ये एमबीए नहीं करना भी मुझे लगता है आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बट जी जी जी। इंजीनियरिंग करते समय कभी नहीं लगा कि वो बचपन वाला चीज की नहीं, मुझे ऐसा नहीं, इंजीनियरिंग टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगा नहीं था। लगा। मैं तो मेरा सिंपल सा फंडा था। देखो, घर वाले हमेशा बोलते हैं कि या तो इंजीनियर बनेगा बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा, ठीक है। और मेरे इंडिया में खास हाँ, तो इंडिया में खास तौर से तो स्टार्टिंग से आई हैड दिस मेंटालिटी कि आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। मतलब क्या हो रहा है इंजीनियरिंग में, क्या नहीं हो रहा है, नो बडी गिव्स अ डैम। बट वो स्लैम बुक में पढ़ते नहीं थे कि व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, यस मतलब एग्जैक्टली। 10th 12th में। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू पुट आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। एंड इंजीनियरिंग करते करते टाइम भी मतलब ऐसा था कि आई विल कंप्लीट माय इंजीनियरिंग एंड आई विल गो फॉर एमबीए, आई विल गेट अ हाई पेइंग जॉब जो। इतना पैकेज उतना तो पैकेज, ये दिमाग में चलता है उस हाँ, वो समय। वही 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 चलता है दिमाग में ना, और क्या चलेगा। ये कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लेते हैं, यहाँ पे स्विच कर लेते हैं, एक बार ऑन साइट चले जाते हैं। ये मतलब वो सब प्लानिंग, अगर तुम जॉब कर रहे हो देन दो ज्यादा गोल्स। या फिर हम सुपरस्टार्स के मुंह से इंटरव्यू सुनते हैं ना, तो दे ऑलवेज हाँ से नहीं, मैं तो डॉक्टरेट कर रहा था बीच में आ गया, मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा था बीच में आ गया। कोई ये नहीं कहता कि हाँ मैं बचपन से बनना चाहता था। तो ये थोड़ा हमारे कल्चर में बहुत कम सुनने में आता है, या तो उनके हाँ जो कहते हैं ना पेरेंट्स होते हैं या फिर फैमिली में कोई होता है, तब वो बचपन से हाँ सोचते हैं। अदरवाइज मैंने बहुत जी कम लोगों को देखा है जो कहते हैं कि मैं बचपन से बनना चाहता था और मैंने यही हाँ किया है। तो ये हाँ। एक कल्चरल चेंज होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, कि ना हर ट्रू जो ट्रू। हर बच्चा होता है या हर इंसान एक ही चीज में नहीं या दो ही चीज में नहीं सेट हो सकता। कि या तो हम्म। उसकी इंटेलेक्चुअल होने का हम पैरामीटर पढ़ाई नहीं बना सकते सिर्फ। हाँ तो ये मुझे लगता है ये ट्रू। एक मैसेज इस पॉडकास्ट के थ्रू भी जाने वाला है सारे पेरेंट्स को। तो इसीलिए मैंने बोला आप एंड तक हाँ रहिए जीशान की, ऐसे ही हम एक्सपीरियंसेस सुनते रहेंगे अच्छे अच्छे से। बिल्कुल। नहीं लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम कोई भी फील्ड में हो, एक्टिंग में हो या कुछ भी हो, मतलब एजुकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि ग्रेजुएशन तक तो तुम करो, ठीक है, जो तुम्हारे इंटरेस्ट है। उसके उसके बाद अगर यू वांट टू परस्यू एक्टिंग, यू कैन डू इट अलोंग विद ग्रेजुएशन, और यू कैन डू आफ्टर ग्रेजुएशन। बिकॉज कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई सही टाइम नहीं है।
कई लोग शुरू से उन लोगों को क्लैरिटी होता है कि दे वांट टू गेट इनटू एक्टिंग और शुरू से ही आते हैं। एंड जैसे मैंने मुंबई में इतने लोगों के साथ शूट किया, छोटे छोटे बच्चे, मतलब 10-10 साल के बच्चे, वो लोग इतने एड्स करके रखे हुए हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स उनको लेके जाते हैं। तो ये सारे ऑडिशंस लेके आते हैं, ये सब चीजें लेके आते हैं, लेकिन उन लोग का हो सकता है कि उन लोग का भी गोल कुछ अलग होगा। मैं पूछता हूँ कि भाई तुम्हें क्या बनना है बड़े होके, तो कई लोग बोलते हैं हमको डॉक्टर बनना है, मतलब एक्टिंग कर रहे हैं वो, लेकिन तब भी डॉक्टर बनना है उन लोगों को। तो है, मतलब उन लोगों को शुरू से मतलब एक्सप्लोर करने का वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलता है। और जो बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं हुआ आते हैं, व्हेन दे सी समवन वर्किंग ऑन एड्स और फिल्म्स, तो उनको फिर ऐसा लगता है कि दे वांट टू ट्राई इट आउट इन दिस फील्ड। तो अब मेरे को ही देख लो, मैं तो बहुत लेट शुरू किया, पहले तो ऐसा लगता था कि यार मैं बहुत ही लेट आया। आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 26। लोग तो आधा काम कर चुके होते हैं 26 की एज में। और उसके बाद ऐसा नहीं कि तुम्हें आते ही काम मिलेगा, नो। बचपन में कभी स्टेज एक्टिंग या कोई ऐसा ड्रामे में, या वो होता है ना 15 अगस्त 26 जनवरी, कुछ किया है आपने? मैं शायद 15 15 अगस्त में किया था, एक बार पेड़ बना था मैं। ओके। नहीं है, याद है देखो, आई थिंक मैं क्लास 8 में था और मैं पेड़ बना था। पेड़ इसलिए बना था बिकॉज आई जस्ट, किसी ने फोर्स किया था कि जस्ट बी ए पार्ट ऑफ द प्ले, बिकॉज मैं बहुत इंट्रोवर्ट था मैं बचपन में। मतलब मेरे दोस्त ही नहीं थे, क्लास 5th तक तो कोई दोस्त नहीं था, और मैं घर से बाहर निकलता भी नहीं था। मतलब आई यूज टू स्टे एट होम ऑल द टाइम। मेरे को बाहर जाने में मेरी हालत खराब हो जाती थी, डर लगता था मुझे। तो जीशान, हम ये बात कर रहे थे कि आपने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे आईटी में नहीं रहना है, अब मुझे थोड़ा हाँ, मॉडलिंग, एक्टिंग और एंटरटेनमेंट साइड जाना है। तो हाँ। उस जब आपने ये डिसीजन लिया और आप उस मोड़ पे मुड़े, तो पहले के जो 1 साल था, जो फर्स्ट 1 ईयर, उसके क्या एक्सपीरियंसेस थे? आपने क्या क्या अह, किया और क्या फीलिंग्स महसूस की? कभी ऐसा लगा कि नहीं, गलत डिसीजन है, मुझे शायद वापस जाना है? कि क्या आपकी जर्नी थी पहले फर्स्ट साल की? 3 साल हुआ था ये, तो मतलब ये कंटिन्यूस जो मेरा थॉट चल रहा था वो 3 साल तक चला ऐसे, कि मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। तो ये, हाँ, ये हुआ था मेरे साथ। तो द कंपटीशन अलग चीज हो जाती है, बट द मोमेंट यू कम आउट इन द ओपन, व्हेन यू हैव टू ऑडिशन, पहली बात तो तुम्हें ऑडिशन मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो और रिजेक्शन रेट तो मतलब नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे। और यू आर नॉट वर्किंग, क्योंकि तुम ऑफिस जा जाके तुम अपना इतने बिजी होते थे, एंड सडनली यू डोंट हैव एनी वर्क। यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू इन दिस completely अननोन टेरिटरी। ठीक है। तो व्हेन आई मूव टू मुंबई एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर वर्क, तो समझ में नहीं आता था कि शुरू कहाँ से करूँ। चलो ठीक है, कंपटीशन तक तो हो गया, एक दो कार्ड मिल गए मेरे को कि कहाँ पे जाना है क्या नहीं जाना। उसके बाद फिर स्ट्रगल शुरू होता है कि हाउ टू बिल्ड योर कॉन्टैक्ट्स एंड हाउ टू गेट एक्चुअल वर्क। तो मैं तो फ्रीलांस था, तो उस समय मैं किसी एजेंसी के साथ साइन अप नहीं था, एंड आई आई डिडंट गेट दैट लेवल ऑफ लुक्स कि वो एजेंसी मेरे को हायर करें, क्योंकि एजेंसी लुक्स फॉर ए वेरी पर्टिकुलर लुक, कि बहुत ही हाई फैशन, बहुत ही ये, बहुत ही वेल ग्रूम्ड बंदा होना चाहिए। एंड देन आई वाज नॉट दैट ग्रूम्ड। वो फिटनेस लेवल भी थोड़ा फिर डाउन हो गया था, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट वर्किंग देन यू टेंड टू ईट स्ट्रेस ईटिंग, और ये सब होता ही है। तो यस। ये सब चीजें जब होती है, देन इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब मेरे को 3 महीने में शायद मैं हार्डली 2 शूट ही कर पाया था। उसमें भी एक तो मतलब बहुत ही छोटा सा कैटलॉग होता था वहां पे, जहाँ पे रेफरेंस शूट बोलते हैं। तो वो पर चेंजेस के हिसाब से वहां पे पैसे मिलते हैं। तो इट्स क्वाइट फेमस इन दादर मार्केट। तो वहां पे वो बहुत सारे स्टूडियोज हैं, वहां पे शूट होते हैं। तो वेरी बेसिक अमाउंट। ठीक है, जैसे कुछ जिसका कुछ होना जाना नहीं है, वैसा टाइप का। तो फिर बड़ा डिमोटिवेटेड सा फील होता था, मैं कहा, ये कहाँ आ गया। और उसके बाद एड्स के ऑडिशन देना जाओ, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एन एड। वो तो अभी भी बहुत डिफिकल्ट होता है, जस्ट बिकॉज कि आई नो कि हाउ टू मेक एन ऑडिशन, हाउ टू बी नेचुरल। तो आई जस्ट होप कि हो जाए। लेकिन अभी भी बहुत रिजेक्शन रेट होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा रिजेक्शन रेट तो उस समय होते थे, कि पहले तो यू हैव टू गिव द ऑडिशन। तो जब ओपन ऑडिशंस होते थे, तो वी हैड टू गो टू द स्टूडियोज टू गिव ऑडिशन। तो वहां पे कास्टिंग डायरेक्टर देखता था कि हाँ कौन कौन फिट है कौन नहीं है। हाँ तुम फिट नहीं हो, तुम फिट नहीं हो, तुम फिट नहीं हो, हाँ तुम आ जाओ अंदर। जो अच्छा गुड लुकिंग होगा उसको बुला लेंगे, हाँ तुम अंदर आ जाओ ऑडिशन के लिए, हाँ तुम अंदर आ जाओ। तो वो जो नॉट फिट वाला जो फेज है वो तो बहुत रहा है, कि मेरे को दूर से ही भगा दिए कि हाँ ठीक है, नॉट फिट, यू आर नॉट फिट फॉर द ऑडिशन। तो ये वो हुआ था। एंड देन फिर ये काफी टाइम तक चलता रहा, लेकिन लकीली एक एजेंसी के साथ मैं साइन कर लिया था, जो फ्रीलांस को भी वो ले रहे थे।
तो उनके थ्रू मैं कुछ 2-3 शूट कर पाया था, कैंपेन शूट कर पाया था, विच वॉज अ वेरी गुड ब्रांड। दैट इज नॉट इनफ, राइट? बिकॉज एक साल में तुम 3-4 शूट करके कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर आई थॉट कि अब मैं क्या गलत डिसीजन तो नहीं लिया, बिकॉज ये मेरे को सूट नहीं कर रहा है कि मैं इतना बैठा हुआ हूँ एंड नॉट वर्किंग। तो मैं तो फिर दोबारा कॉल भी कर दिया था अपने आईटी वालों को कि कि मतलब अभी भी चल रहा है, मतलब कैन आई जॉइन बैक, जो भी है। फिर बोले कि हाँ, एक बार मैं बात करता हूँ, मैनेजर से बात करता हूँ, ये वो। फिर आई थॉट कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, शुड आई गो बैक? मतलब फिर वो उतना फिर रेस्पेक्ट नहीं रहेगी कि यार ये फिर वापस आ गया, फिर मतलब ही फील्ड एंड ही केम बैक। तो मैं बोला यार क्या किया जाए, क्या किया जाए? फिर आई डेंट थॉट अबाउट इट। फिर उसके बाद फिर मैंने उनको फिर वापस कोऑर्डिनेट नहीं किया, कि फॉलो अप नहीं किया। फिर मैं अपने घर में भी बोला कि आई थिंक कि ये जम नहीं रहा है मेरे को, आई विल कम बैक टू माई होम टाउन, कि वही करते हैं। तो फिर पापा फिर मेरे को बोलते हैं, एक फिर पापा मेरे को बोले, अब पता नहीं अभी उनके लिए गलती है या क्या है, जो भी है, अभी शायद रिग्रेट करते होंगे। पापा बोले कि तू एक काम कर, तू 4-5 महीने और देख ले अच्छे से, ठीक है? और उसके अगर कुछ भी सपोर्ट वपोर्ट होगा, मैं पैसे वैसे भिजवा दूंगा, जो भी चीजें हैं। तो मैंने कि मतलब ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉर इट। तो मैं उसके बाद फिर क्या था कि जितने भी मैं ना अननेसेसरी, रोज मैं ना गूगल से निकाल निकाल कर ईमेल भेजता था, मैं लोगों को मेल करना शुरू कर दिया था कि आई एम लुकिंग फॉर वर्क, दिस इज माय फोलियो, दिस इज माय फोलियो। तो एक बार कौन, एक रैंडम ईमेल में मैंने किया था जहां पे रिक्वायरमेंट किसी और की थी। तब तो मैं था 26-27 साल का था, और उन लोगों की रिक्वायरमेंट थी 35-40 साल वाले की, किसी की रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने लिखा, उन्होंने मेरे को फिर रिवर्ट किया कि अभी राइट नाउ वी आर लुकिंग फॉर दिस एज, लेकिन आगे कुछ भी होगा देन वी विल कनेक्ट बैक। लेकिन उन लोगों का फिर 2 दिन के बाद ही कॉल आ गया था, फिर आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट शूट, क्योंकि उन लोगों का रिक्वायरमेंट फिर चेंज हो गया था। देन दे सेलेक्टेड मी फॉर दैट शूट, एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपेन दैट आई डिड उस समय। उसके फिर हर जगह होर्डिंग्स वोर्डिंग्स लगे थे, एंड देन मतलब ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां, मतलब मेन हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। तो आई फेल्ट रियली नाइस कि मतलब कि ओके, मतलब दिस इज अ साइन दैट आई शुड नॉट गो बैक एंड आई शुड कंटिन्यू बड़ा ब्रेक परसुइंग व्हाट आई मिल एम गया, परसुइंग। तो भरोसा आ गया कि हाँ हाँ, आगे करेंगे। हाँ। तो फिर वहां से कॉन्फिडेंस आया, मतलब बस जैसे जैसे तुम्हारा काम होते जाता है ना, जैसे मिलते जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल वैसा हाई होते जाता है। ट्रू। तो दैट वाज अ थिंग। तो उसके बाद फिर मेरे को फिर अच्छे अच्छे प्रिंट कैंपेन्स मिलने शुरू हो गए थे। मतलब फिर मैंने एक पीटर इंग्लैंड का किया था, जो हम बैंकॉक गए थे उसके लिए शूट करने के लिए। तो दैट वाज आल्सो क्वाइट अमेजिंग। एंड देन आई शॉट फॉर एफबीबी। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड थे जिनका मैं प्रिंट करता था, लेकिन मैं टीवीसी एक बार भी क्रैक नहीं कर पाया था उस समय। तो टीवीसी इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, बिकॉज यू नीड टू हैव ए गुड स्क्रीन प्रेजेंस, एंड यू शुड नो हाउ टू एक्ट। एंड क्योंकि पोजिंग और एक्टिंग में बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो वो चीजें थी। तो एक दो एड मुझे मिला था, लेकिन दैट वाज विदाउट ऑडिशन, एंड इट वाज वेरी नॉर्मल एड, मतलब उतना कुछ खास वास था नहीं। तो और फिर एक टाइम के बाद तो मैंने ये गिव अप कर दिया था कि शायद एड के लिए मैं बना ही नहीं हूँ। आई कांट डू एड्स। मतलब शायद जस्ट आई कैन डू प्रिंट शूट्स एंड ये सब चीजें कर सकता हूँ, शायद आई कांट एक्ट। तो ये एक थॉट आना शुरू हो गया था मेरे दिमाग में। लेकिन मैं 3.5 साल तब तक मेरे को 3.5 साल हो चुके थे, एंड आई डेंट क्रैक इवन ए सिंगल कमर्शियल। ओके, एंड देन समथिंग हैपेंड। फिर उसके बाद मैं आई आई ट्राइड नॉट टू मिस एनी ऑडिशन। तो एक बार ये हुआ था कि आई वेंट फॉर फॉक का ऑडिशन, जिसमें बहुत लोग आए थे, एंड आई वेटेड फॉर 2 to 3 hours फॉर दैट ऑडिशन। एंड मेरा फ्रेंड था वहां पे, तो हम बहुत मस्ती भी कर रहे थे साथ में। तो आई थिंक कि वो मस्ती करते करते मैं इतना रिलैक्स हो गया था, जब टाइम आया ऑडिशन देने का, देन आई वाज वेरी मच रिलैक्स्ड एंड आई एंजॉयड इट। जो ऐसा होता नहीं है, हमेशा मैं पहले डर डर के ऑडिशन देता था। तो उसमें मैं बड़ा एंजॉय करके ऑडिशन दिया, बिकॉज आई थिंक कि वो इन्हीं पे इतना 2-3 घंटे वेट करने के बाद ही बोला यार जल्दी से निपटाओ, खत्म करो, जाऊं मैं घर। तो वैसा हो गया था, एंड दैट वर्कड इन ए वे। तो फिर उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था। देन उस एड के लिए तो नहीं हुआ था, लेकिन उनका एक और एड बन रहा था, तो उसके लिए मेरे को दोबारा ऑडिशन के लिए बुलाए थे। एंड देन आई वेंट फॉर दैट ऑडिशन, और उसमें फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था। सो दैट वाज माय फर्स्ट एड जो मैं क्रैक किया था, एंड इट बिकेम वेरी फेमस दैट एड। तो उसके लिए हम गए थे बेलग्रेड, सर्बिया, शूट करने। सो दैट वाज आल्सो एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, कि इंटरनेशनल ट्रिप हो गया एक अच्छा, और वहां पे शूट वूट करके आए। एंड वो एड फिर वो पूरा 6 साल चला होगा, वो एड अभी अभी बंद किए हैं वो। तो तो जब जीशान ने यस। इतनी सारी स्टोरीज में
सुना रिजेक्शन हाँ रेट हाई है, रिजेक्शन रिजेक्शन हाँ रिजेक्शन। तो रिजेक्शंस आपने हाँ। कैसे हैंडल किए? और लाइफ में रिजेक्शंस हैंडल करके सबसे बड़ी लर्निंग भी होती है। तो क्या लर्निंग यस, आपने अपनी लाइफ में सीखी, और हाउ यू हैंडल रिजेक्शंस? देखो जब ना काम नहीं होता ना, देन यू टर्न आउट टू वेस्ट योर टाइम वॉचिंग समथिंग या तो रीडिंग समथिंग। तो आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट। तो कि अपने मेंटल स्टेट को सेम रखने के लिए यू हैव टू रीड, यू हैव टू फीड इट समथिंग पॉजिटिव ऑल द टाइम। बिकॉज क्योंकि ना यहाँ पे चकाचौंध की जिंदगी में बहुत लोग बहुत गलत रास्ते में चले जाते हैं। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द मेंटल स्टेट। बिकॉज जितने भी तुम महान प्लेयर्स को देख लो या अच्छे ब्रिलियंट एक्टर्स को देख लो, एवरी वन हैज गॉन थ्रू रिजेक्शन, एंड दे माइट हैव गॉन थ्रू a lot of rejection. I have also gone through a lot of rejection, and I don't mind because now the moment you fail, it's a very good learning ki what needs to be done. So every time you are failing, that you are learning something new and you can implement that. And again, because I think the moment सिर्फ अगर तुम्हें सक्सेस मिलता रहेगा ना एक एक बार, then there is no मजा ही नहीं है लाइफ में। they will then arrogance और ego बहुत आ जाता है। ट्रू। and failure keeps you humble। ठीक है, फेल हो रहे हो, यू लर्न समथिंग, यू नो हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। अगर नहीं हो रहा है तो अगेन यू फेल इन सम डिफरेंट वे, यू विल गेट सम अदर लर्निंग। तो वो कर करके देन आई अभी तक सस्टेन कर पाया हूं मैं। तो आई एम मेरे को अब फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी रिजेक्शन अभी भी बहुत होते हैं, रिजेक्शन नो डाउट। बट ऐसा है कि मैं जितना भी काम करता हूँ इट्स जस्ट 1% ऑफ व्हाट आई ऑडिशन फॉर। या मतलब 1 to 5% के बीच में रहता है, बाकी 95% स्टिल गॉट वी गेट रिजेक्टेड। सो बहुत इट्स दैट क्रेजी। यस हाँ यस। सो डेफिनेटली आप जिस तरह से बता रहे हैं, जिस तरह का रिजेक्शन रेट रहता है और जिस तरह के स्ट्रगल्स वहाँ एक स्ट्रगलिंग एक्टर्स या मॉडल्स फेस करते हैं, सो हम्म। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत तो उसी समय होती है जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो। हाँ बट सही बात सबसे है। ज्यादा कॉन्फिडेंस में लो तभी बंदा हो जाता है जब उसे काम नहीं मिलता है, ये भी उसका। ट्रू ट्रू तो ट्रू। उस समय आपने बुक्स का, चलिए बुक्स बोला आपने, मेंटली अपने को स्टेबल हम्म रखा आपने, बट हम्म फिजिकली ग्रूम कैसे किया? क्योंकि फिजिकली ग्रूम करने के लिए जिशान उस समय पैसे भी कम होंगे हमारे पास, हाँ मतलब नो डाउट लिमिटेड होंगे, यस। भले ही होंगे बट जी, लिमिटेड होंगे। नहीं कम सो ही थे पैसे तो। मैं बहुत ही एक एक रुपए हमको बचा बचा के चलना पड़ता था। बस ये था कि तो मेरे लिए ये था कि फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट वर्कआउट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मतलब मैं सुबह उठ के मुझे जिम तो जाना ही है। तो वो एक इट बिकम ए पार्ट ऑफ मी। मतलब अब तो मेरे को 10-11 साल हो गए वर्कआउट करते हुए, 11 साल हो गए। तो इट हैज बिकम ए वेरी तब मन कंसिस्टेंट करता पार्ट था ऑफ मी। जब स्ट्रगल कर रहे थे, काम नहीं मिल रहा था? नहीं तब भी जिम तो सुबह उठ के जिम जाना वो तो एक रूटीन में सेट हो गया था। तो आई लुक फॉरवर्ड टू माई वर्कआउट। तो भले काम हो या ना हो, आई आई विल मेक श्योर दैट आई विल गो टू जिम। आज भी अगर मैं ऐसा होता है कि अगर मेरा 8 बजे का कॉल टाइम है या 9 बजे का कॉल टाइम है, आई विल वेक अप बाय 4-4:30, आई विल डू सम वर्कआउट एंड देन आई विल गो फॉर माई शूट। तो वो आई हैव मेंटेन दैट। तो पहले डाइट उतना अच्छा नहीं होता था, वर्कआउट तो मैं करता ही था। अभी तो डाइट और वर्कआउट दोनों ही कर रहा हूँ। क्योंकि डाइट इसलिए नहीं होता था बिकॉज आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ईटिंग। तो वो मेरी कमजोरी है कि मैं अगर स्ट्रेस में होता हूँ देन आई ईट मोर। तो उससे क्या होता है कि यार उस समय ऐसा था कि ठीक है आई एम ट्राइंग हार्ड इन द जिम, एंड उसके बाद फिर स्ट्रेस हो रहा है कि काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर स्ट्रेस ईटिंग हो जाती है। देन अगेन यू आर गोइंग बैक टू द सेम थिंग ना, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग that much as you should on your body and yourself. Correct. बहुत जरूरी है खुद का मोटिवेशन बनाए रखना, बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार Yes. जस्ट हम फ्यू स्टेप्स अवे होते हैं सक्सेस से, बट तब हम गिव हाँ अप कर देते हैं। तो बट वी नेवर नो कि कौन सा नेक्स्ट स्टेप हमको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। yes absolutely। तो जब हम लोग बात कर रहे थे फिटनेस की जीशान, तो हाँ एक एस्पायरिंग एक्टर्स को तो चलो फिटनेस पे बहुत ध्यान देना है, राइट? बट हाँ आजकल हाँ। कॉमन मैन, आम इंसान को भी फिटनेस पे बहुत ध्यान देना है, राइट? बट जो हम्म एक कॉमन पर्सन होता है वो इंस्पायर होता है क्रिकेटर्स की फिजिक से, प्लेयर्स की फिजिक से, हम्म एक्टर्स की फिजिक से। और हम्म कॉमन मैन को, जैसा आपके लाइफ में वो फिटनेस का, एक्सरसाइज रूटीन का नशा चढ़ गया है, वैसा कॉमन मैन जो जॉब कर रहे हैं या जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके अंदर वो नशा नहीं आ सकता या नहीं आ हम्म पाता। बहुत हार्ड रहता है, बहुत हम्म टफ रहता है, जैसे आप कहते हैं स्ट्रेस ईटिंग,
तो आपको तो उसमें हम्म करियर बनाना है, तो यू हैव टू बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स फिटनेस। बट जिन लोगों का हम्म उतना करियर वैसा नहीं है, वो लेट बैक कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। बट आज हम्म की दुनिया में हेल्थ का ध्यान रखना कितना जरूरी है। तो ऐसे कॉमन ट्रू पीपल को आप क्या टिप्स देते हो कि उनको भी फिटनेस का, एक्सरसाइज रूटीन का नशा हो जाए, हम्म जो सबके लिए हाँ अच्छा हाँ है? हाँ। मैं तो ये, हाँ, मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, जैसे जिम में भी मिलते हैं, ऐसे नॉर्मली भी मिलते हैं, हु आर अनेबल टू वर्क आउट। कई लोगों का बहुत वर्किंग, मतलब बहुत ज्यादा उन लोगों का टाइमिंग चला जाता है काम करते करते। मैं उनको यही बोलता हूँ कि यू डोंट हैव टू गो 6 टाइम्स इन ए वीक, यू जस्ट हैव टू गो 3 to 4 टाइम्स इन ए वीक। ठीक है, अगर तुम 3 से 4 दिन भी अगर जा रहे हो, एंड देन इवन इफ यू आर डूइंग 45 मिनट्स to 1 hour ऑफ वर्कआउट, आई थिंक इट्स गुड इनफ। एंड और और ये है कि यार फिटनेस तो आज इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज यू कैन सी कि इतने कम उम्र की एज वाले को कभी अटैक आ जा रहा है, दे आर गेटिंग, मतलब सो मच अफेक्टेड बाय डिफरेंट थिंग्स। तो अभी तो हेल्थ को तो सबको प्रायोरिटी देना ही चाहिए। इफ यू वांट टू हैव लीड ए वेरी हेल्दी लाइफ, इफ यू वांट टू बी, एक तो तुम ना बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग आउट, यू फील वेरी एनर्जेटिक। तो मतलब आई थिंक ये सब चीजें जो रीजन है, इट्स गुड इनफ दैट यू शुड गेट आउट ऑफ योर बेड एंड हिट द जिम या जो भी है। बिकॉज तुम सिर्फ बैठ के सिर्फ, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल आर जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर फॉर लाइक 10 to 12 hours एंड दे आर ईटिंग कुछ भी। तो आई थिंक कि ओवरऑल लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल को अगर चेंज करते हैं इन ए गुड वे, तो आई थिंक इट विल मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस। यू डोंट हैव टू डू all the things at once, you have to just make minor changes, and I think कि gradually अगर तुम 2-3 महीने में भी वो चीजें कर लेते हो, बहुत बेसिक चीजें, अगर तुम सिर्फ शुगर छोड़ देते हो सपोज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंप्लीटली छोड़ना है, मतलब यू कैन हैव वंस और ट्वाइस इन अ मंथ। अगर तुम शुगर छोड़ देते हो, प्रोसेस फूड छोड़ देते हो, और यू स्टार्ट ड्रिंकिंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर, और जितना तुम घर का खाना खा सको वो कर सकते हो, आई थिंक यूर 80% ऑफ योर वर्क इज डन, एंड यू विल सी अ गुड रिजल्ट इन, मतलब 2-3 महीने में तो तुम्हें अमेजिंग रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बस इतना सा, बस छोटी सी चीजें कर लो तुम। अगर तुम्हें कई कई लोगों को जिम जाना भी अगर पसंद नहीं है, देन गेट ए साइकिल, गो फॉर ए साइकिलिंग, या करेक्ट। जस्ट हैव ए पेयर ऑफ शूज एंड गो फॉर ए रन, या जस्ट गो फॉर स्विमिंग, या गो फॉर डांस, या डू जुम्बा, डू स्पिनिंग, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, पिलाटेस, मतलब 10 चीजें हो गई है आजकल। तुम्हें जो करना है वो करो, बट यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ फिजिकल मूवमेंट। ट्रू। एग्जैक्टली। दैट्स एंड इट। या जैसे कि हम लोग यहाँ बात करते हैं तो लोग बोलते हैं यस इंडियन फूड इज टू रिच इन घी बटर। बट आप एक बात बताओ, आप दोनों ही लगभग आसपास के ही जनरेशन के हो, कि हम लोग हम्म के टाइम में कोल्ड ड्रिंक कितना इतना आता था क्या? फ्रिज में रखा है दो दो बड़ी बॉटल, मेरे टाइम में तो नहीं आता थी इतनी। इतनी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते थे हम जितनी अब बच्चे पीने लगे। हाँ हमेशा अवेलेबल रहता हाँ है। कभी कभी वो पहले बॉटल्स आते थे तो कभी हमने हफ्ते में एक बार पिया तो पिया। हाँ तो ये सब चीजें भी ना हाँ हमारे हेल्थ को खराब करने में। प्रिजर्व फूड का तो कल्चर था ही नहीं कभी तब के हाँ। टाइम में। एवरीथिंग वाज लाइक वो हलवाई से खरीद के लाते थे, फ्रेशली में बना हम्म हुआ। सो ये सब चीजें हम्म एक्चुअली बहुत मैटर करती हैं। एंड जी मिठाई जी। मिठाई भी बाहर की कहाँ हम लोग इतनी खाते थे, अभी बाहर का बहुत ज्यादा हो गया है कि मुझे तो इसमें ये लगता है अंकिता, चेंज होते टाइम्स हैं। अब दोनों पार्टनर्स हाँ बिजी हैं, वर्किंग हैं, तो सबको शॉर्टकट्स भी चाहिए, ऑप्शंस भी चाहिए। तो इट्स लाइक हम कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, हाँ। कितना सही है, कितना गलत है, बहुत कुछ है। हम्म तो जब हम बात कर ट्रू। रहे थे जीशान, कॉमन मैन को इंस्पायर करने के लिए टुवर्ड्स फिटनेस, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना जॉब कर रहे हैं, लाइक एक स्टेबल करियर के लिए, लग्जरीज मेंटेन करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करने के लिए, बट वो मन हम्म से वहां खुश नहीं है, उनको वो हम्म ऑप्शन पसंद नहीं है। तो उन सब के लिए हम्म आपका क्या मैसेज है कि क्या करें, लाइक उन लोग, क्योंकि मनी इज इम्पोर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इम्पोर्टेंट, बट उनके भी कोई और एस्पिरेशन है, तो वो उस एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है, उससे निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? या आई फील कि जो मैरिड है उन लोगों को तो नहीं निकलना चाहिए, या जैसा भी है उन लोगों को अगर निकलना भी है, देन दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे हैव टू मेक ए प्रॉपर प्लान एंड देन मेक ए स्विच। क्योंकि जब मैं तो ऐसा था कि मैं बैचलर ही, अभी भी मैं बैचलर ही हूँ, लेकिन उस समय भी मैं तो आई आई कुड हैव टेकन दैट रिस्क। तो मैं वो रिस्क अफोर्ड कर सकता था, इसलिए मैं रिस्क लिया। But after having a family, I think you have a lot of responsibility. You have a responsibility of your wife, of your kids. Then I think it becomes very tricky. यही बोलता हूँ भाई, लाइफ तो एक ही बार की है।
यू डोंट नो कि आगे क्या है क्या नहीं है, एंड यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो मैं यही बोलता हूँ कि जो भी तुम्हारा करने का मन कर रहा है ना, देन गो फॉर इट। लोगों को क्या है, लोग तुम बोलेंगे कि हाँ ठीक है ये किया वो किया, 5 मिनट की बात होती है फिर भूल जाते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट मेक्स यू हैप्पी, and are you able to sacrifice other things for your happiness? ट्रू। तो आई थिंक हाँ, तो यू हैव टू सी टू दैट। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि जो करना है, किसी को जॉब छोड़ना है, देन मेक ए प्लान, लीव योर जॉब एंड डू व्हाट यू लव। यस। तो अभी ये बता रही थी कृति, किसी एड में आपको उड़ते हुए देखा इन्होंने, तो हाँ जी। जीशान से सबसे फनी कौन सा शूट था आपको, जो आपको हमेशा अकेले में भी याद आता होगा तो हंसने लगते होंगे, ऐसा आई कुछ थिंक है? वही ऐड सबसे फनी था। उसके बाद तो मैंने बहुत ऐड कर लिया, तो 105 ऐड कर लिया हूँ मैं। तो हाँ, तो सबसे फनी तो वही था। और हाँ वही था, बाकी थोड़ा कोई कोई सीरियस ऐड है, कोई मतलब सारे मिक्स है मेरे तो एड्स। क्या था वो एड में? वो कुछ नहीं, मैं बैठा खड़ा हुआ हूँ बस स्टॉप के पास, और आंधी तूफान आती है, और सब उड़ने लग जाते हैं, मतलब बाइक वाइक सब उड़ रही है, और मैं भी फिर पोल को पकड़ लिया, मेरे कपड़े वपड़े उड़ जाते हैं, बेसिकली मेरे शर्ट ओके ओके। शर्ट 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 उड़ यस जाता है। यस। हाँ, फिर वो लड़की आती है, फिर वो मेरे को बोलती है कि बाकी सब तो उड़ गया, बस आपको परफ्यूम रह गया। तो अच्छा हाँ, ऐड देखा है यार मैंने, देखा है यार। देखा है। कौन से प्रोजेक्ट्स जीशान आपने किए हैं, कौन से आपके पसंदीदा प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से सेलिब्रिटीज के साथ, आप थोड़ा व्यूअर्स को बताओगे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में? यस, चलो मैं वो सारे बताता हूँ जो मैं सेलेब्स के साथ किया हूँ। तो पहला जो मैं किया था, कार्तिक आर्यन के साथ मैंने 3 ऐड किए हैं बेसिकली। तो कार्तिक आर्यन के साथ मैंने किया था मान्यवर, एक किया था वीट। वीट में तो वैसे हम दोनों की अलग अलग फिल्म थी, लेकिन वी वर ऑन द सेम सेट। और फिर तीसरा हमने किया था डोरिटोस, जो साथ में ही किए थे। एंड देन फिर एक बार मैंने किया था आलिया भट्ट के साथ कैडबरी पग। उसके बाद एक बार सोनू सूद के साथ किया था झंडू बाम। सलमान खान के साथ अभी हाल फिलहाल में किया था राजश्री पान मसाला। कृति सेनन के साथ किया था फेम फेम ब्लीच। और फिर पीवी सिंधु के साथ मैंने किया था बैंक ऑफ बड़ौदा। और अभी लास्ट शूट मेरा था अभी 10 दिन पहले सनी लियोनी के साथ किया था, ये मैड मैक्स एनर्जी ड्रिंक। तो हाँ, आपका पसंदीदा प्रोजेक्ट कौन सा है इन सब में से? मेरे को सबसे अच्छा लगा था सैमसंग का शूट। तो उसके लिए हम साउथ कोरिया गए थे जस्ट कोविड से पहले। तो बहुत लंबा प्रोसेस था, आई थिंक उसमें भी 600-700 लोग ऑडिशन दिए होंगे। एंड वो साउथ कोरिया में शूट था, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। तो हम वहाँ पे बढ़िया 2-3 दिन घूमे, और बहुत बढ़िया शूट हुआ था वहाँ पे। अ, और इट वाज नाइस, वेरी क्यूट एड, बढ़िया था एड था। एंड देन वो करके हम आ गए थे। वो बहुत अच्छा, वो अच्छा प्रोजेक्ट था। अच्छा एड कि आयशर ट्रैक्टर का किया था मैं, जो नासिक के पास शूट हुआ था। ओके। क्योंकि हमेशा हमेशा देखा जाए तो ट्रैक्टर्स का कैसे ऐड होता है, मतलब बहुत ही गांव टाइप का लुक दिखाते हैं, वैसा वैसा होता है। तो दिस वाज वेरी डिफरेंट। द डायरेक्टर वाज रियली अमेजिंग। तो जो जो शूट किया था बहुत इंटरनेशनल तरीके से किया था, मतलब दे इन ए वे की, मतलब हैं गांव के ही, लेकिन दे आर ऑल वेल एजुकेटेड, मतलब भाई बहन। एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ द होल थिंग, their farm and everything, and they shot it very well. So that was a very interesting project. तो टॉकिंग अबाउट, देखो हम लोग ना बाहर से, हम लोग व्यूवर्स हैं, ऑडियंस हैं, हम्म। आप इंडस्ट्री के हो, तो आपके हिसाब से अगर 3 चीजों में आपको मैं बोलूं, ओटीटी, टीवी या फिर अपना बॉलीवुड, हम्म। ओटीटी, टीवी या फिर बॉलीवुड, तो तीनों में से इंटरटेनमेंट के हिसाब से अगर इस समय देखें तो आपको क्या लगता है ज्यादा हैपनिंग कौन सी इंडस्ट्री हो रही है? आई थिंक ओटीटी, यस। बिकॉज कंटेंट काफी सही आ रहे हैं ओटीटी में। दे आर एक्चुअली वर्किंग रियली हार्ड ऑन दी करेक्ट कंटेंट। फिल्म में तो ऐसा होता है कि दे गो फॉर मनी, कि कौन ज्यादा कमा के लेके आएगी मूवी। तो करेक्ट। थोड़ा वो बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा हो गया है फिल्म। तो इसलिए बहुत सारी मूवी अच्छे कंटेंट नहीं रहती, जस्ट बिकॉज दे दे होप कि कोई सेलिब्रिटी ही उसको, जस्ट बिकॉज ऑफ सेलिब्रिटी ऑडियंस विल कम। तो वैसी मेंटेलिटी हो गई है। तो कई फिल्में चल नहीं रही है उसके चक्कर में, बिकॉज द कंटेंट इज नॉट गुड। बट ओटीटी में ऐसा है कि दे हैव द फ्रीडम टू इंक्लूड लॉट ऑफ थिंग्स, जो वैसी फिल्म बोर्ड वाले रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो ओटीटी में उतना रिजेक्ट नहीं कर पाते। दे ब्रिंग दी एग्जैक्टली। रॉनेस, रॉनेस होती है उसमें। उसमें रियल लाइफ दिखा रहा है वहां पे। एक्टर्स को भी छूट होती है, उन लोगों की फ्रीडम होती है कि हाउ दे कैन ब्रिंग देयर कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। उसकी प्रॉपर वर्कशॉप हो रही है, ये सब चीजें हो रही है। तो ओटीटी इज समथिंग
विच इज ए गेम चेंजर राइट नाउ। और Correct. टीवी भी ऐसा है, टीवी टीवी बहुत हेक्टिक हो जाता है, और टीवी में तो ये होता है कि उनको हर दिन कुछ ना कुछ निकालना ही है। दे डोंट थिंक मच हाँ, अबाउट द कंटेंट। उनका तो ये होता है कि 1 घंटे में पूरी स्टोरी चेंज कर दें, कल अगर उनको शूट करना है तो आज स्टोरी लिख रहे हैं, so there is not much thought to that। yes, तो टीवी इज गुड फॉर पीपल हु वांट टू मेक मनी। आई थिंक जो बहुत सारे टीवी एक्टर हैं, दे आर डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ मनी, बट आई थिंक दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर क्रिएटिव एबिलिटी। तो वो सब चीजें हो जाती है, बिकॉज आई सीन लॉट ऑफ टीवी एक्टर्स हु वांट्स टू स्विच टू ओटीटी, एंड इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्ट, बिकॉज टीवी की एक्टिंग बहुत डिफरेंट होती है। उन लोगों से बहुत ही बेसिक इमोशंस उन लोगों को दिखाने होते हैं, बट ओटीटीज में बहुत लेयर होती हैं। तो तभी तुम ज्यादा रिलेट कर पाते हो, बोलते हो कि हम्म, तुम्हें समझ में आ जाता है टीवी की एक्टिंग क्या है और ओटीटी की एक्टिंग क्या है। यस। एंड क्योंकि मेरे को ओटीटी। ऑडियंस ऑल्सो, मेरे से बात करो आप, तो अगर मेरे यहाँ 3 एज ग्रुप के लोग हैं तो मैं हम्म। ओटीटी ज्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि मेरी फ्रीडम मुझे भी है उसमें कि मैं जी। किसको क्या चीज से एक्सपोज कर रही हूँ, वो मुझे पता है। मूवीज में हाँ। ऐसा नहीं है। मतलब कोई मूवी अगर हम्म। अंडर 12 के लिए नहीं है तो मैं अपनी बच्ची को वहां नहीं ले जा सकती हूँ। नहीं, सही बात है। तो ये एक नया फ्रीडम ओटीटी की वजह से हमारे हमको भी मिल गया एज अ ऑडियंस। हाँ, वैसे तो तुम ओटीटी वाले तो कंटेंट दिखा ही नहीं सकते बच्चों को। हाँ, ओटीटी वाला तो आजकल तो बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं दिखा सकते। दिखा क्या नहीं तो सकते। इवन आप एक फ्लैट में या अपार्टमेंट में रहते हो तो बच्चा अगर घर में है हाँ, तो देख भी नहीं घर सकते में ओटीटी। तो देख भी नहीं सकते, देन यू हैव टू वॉच इट ऑन योर फोन। यस। सो ब्यूटिफुल जर्नी और ब्यूटिफुल लर्निंग्स। जीशान, सबसे बड़ी लर्निंग मैंने आज के एपिसोड में ये देखी कि एक्सपीरियंसेस कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप तो करियर बदल रहे हो, अच्छे एक्टर बनना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, रिजेक्शंस झेलने हैं, हर के लिए हमको आज की दुनिया में पीछे भागना चाहिए एक्सपीरियंसेस के, चाहे वो अच्छे हो यस, बुरे हो, ये बहुत सिखाते हैं। यस। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना टाइम दिया, इतनी अच्छी लर्निंग्स और जर्नी शेयर करी। थैंक यू सो मच। थैंक यस। यू सो मच Riti and Angita फॉर हैविंग मी। आई हैड अ ब्लास्ट एंड सो सॉरी कि बहुत पोस्टपोन हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ लगा हुआ था, मैं बोला कि अब तो करना ही है। तो बस, एंड थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड फॉर नो दिस। नो, थैंक्स टू यू। आप इतने बिजी हो, इतना आपका हेक्टिक शेड्यूल है, फिर भी और इतने आपने बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके हमारे सारे क्वेश्चंस को पेशेंटली आंसर किया। सो नॉट एवरीबडी लाइक्स टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स ना। सब अपने शोई ऊपर सुपरफिशियल बातें करना सब पसंद करते हैं ना। हाँ, सो ये हाँ। बातें हैं जो कि एक जो रियल स्ट्रगलर होगा या फिर नए बच्चे जो जाना चाह रहे हैं उनको काफी हेल्प यस, होती है अगर हम बिल्कुल पहली सीढ़ी पे उतर के उनको बता दें कुछ तो। यस, So, यस, so nice एब्सोल्युटली। of you. Yes, and God bless you for your future endeavors also. थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू टू फॉर दिस Thank you अमेजिंग so much. पॉडकास्ट चैनल। Thank you. आई विश यू ऑल थैंक द यू लक। सो यस। मच। Thank थैंक you. यू, थैंक यू। थैंक यू। बाय।